हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो सी टेट की परीक्षा में जो हिंदी भाषा आती है उसी पर यह आधारित वीडियो है। हिंदी भाषा में है भाषा शिक्षण, भाषा दक्षता का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां और भाषा शिक्षण के उपागम। इसी विषय पर आधारित आज का यह वीडियो है, जिसमें आपको 25 प्रश्न आज मिलेंगे और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द बना है। ऑप्शन है संस्कृत की भाष धातु से, संस्कृत की वद धातु से, संस्कृत के भाषा शब्द से, लैटिन भाषा से उत्पत्ति। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। मनुष्य द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज के द्वारा जो स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिस ध्वनि संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परंपरागत होती है, भाषा अनुकरणीय है। तो भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति है। यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि भाषा अर्जित होती है, पैतृक नहीं होती है। मनुष्य समाज में रहकर अनुकरण के द्वारा जिस भाषा को सीखता है यानी अर्जित करता है, इसी प्रकार भाषा परंपरा से चली आ रही होती है, जिसका अनुकरण समाज में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहती है। इसलिए भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। यह कथन असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा सीखने की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, आविष्कार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आविष्कार। भाषा सीखने की प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य भाषा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों को जानने सीखने की जिज्ञासा होती है। मनुष्य समाज में दूसरे सदस्यों का अनुकरण करके भाषा सीखता है और वह अभ्यास के द्वारा भाषा कौशल विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल भाषा है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, कोई नहीं। तो किसी भी भाषा की आदि भाषा को ही मूल भाषा कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा के उच्चारण की एक शैली होती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है बोली, उपबोली, विभाषा, मानक भाषा। तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा के उच्चारण की एक शैली होती है, जिसे हम उपबोली कहते हैं। एक स्थान विशेष के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, उसे बोली कहते हैं। किसी प्रदेश की भौगोलिक सीमा के आधार पर स्वीकृत भाषा विभाषा की श्रेणी में रखा जाता है। और किसी क्षेत्र के शिक्षित वर्ग के द्वारा समाचार पत्रों, पुस्तकों, शिष्ट व्यक्तियों की पारस्परिक भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। टकसाली भाषा का आदर्श रूप होता है। बालक अपने परिवार में रहकर माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, और जिस भाषा का प्रयोग राज्य कार्य में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। संपूर्ण देश में जिस भाषा को जानने, बोलने और समझने वाले अधिकतम लोग होते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रचना की दृष्टि से कितनी विधाएं होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में रचना की दृष्टि से 3 विधाएं हैं। पहला है गद्य, दूसरा है पद और तीसरा है चंपू, जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस रचना में लय, अलंकार, छंद आदि का होना आवश्यक नहीं होता उसे कहते हैं। ऑप्शन है गद्य, पद, चंपू, कोई नहीं। तो जिस रचना में लय, अलंकार, छंद आदि का होना आवश्यक होता है उसे पद कहते हैं, और जिस रचना में यह आवश्यक नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। गद्य पद से युक्त रचना को चंपू काव्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
ऑप्शन है छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को पठन एवं वाचन के योग्य बनाना, छात्रों को उचित लय छंद आदि से परिचित कराना। तो छात्रों को उचित लय छंद आदि से परिचित कराना गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य रचना लय छंद अलंकार आदि से युक्त होना आवश्यक नहीं है। छात्रों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर वाचन के द्वारा और लेखन के द्वारा गद्य शिक्षण करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम में पद शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है छात्रों उचित लय छंद आदि से परिचित कराना, छात्रों को कहानी निबंध एकांकी आदि का ज्ञान कराना, छात्रों से कल्पना शक्ति का विकास कराना, छात्रों में भाव सौंदर्य समझने की क्षमता विकसित कराना। तो छात्रों को कहानी निबंध एकांकी आदि का ज्ञान कराना गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को व्याकरण नियमों की जानकारी किस प्रकार के शिक्षण से सरलता से दी जा सकती है? ऑप्शन है पद शिक्षण, गद्य शिक्षण, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो छात्रों को व्याकरण नियमों की जानकारी गद्य शिक्षण से सरलता से दी जा सकती है। गद्य शिक्षण से छात्र के शब्दकोश में वृद्धि होती है। पद की अपेक्षा गद्य लिखना और उसमें रचना करना आसान होता है। छात्र अपने विचार मौखिक और लिखित रूप से गद्य में ही आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे गद्य शिक्षण से छात्रों के व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि, गीत प्रणाली विधि। तो गीत प्रणाली विधि केवल पद शिक्षण में ही काम ली जा सकती है। व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि, अर्थ कथन विधि आदि अन्य विधियों में गद्य शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पद शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है गीत प्रणाली विधि, व्यास विधि, कक्षाभिनय प्रणाली, रसास्वादन विधि। तो कक्षाभिनय प्रणाली में कक्षा में ही छात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है, जो कि नाटक शिक्षण में ही संभव है, इसलिए यह पद शिक्षण की विधि नहीं है। व्यास विधि, गीत प्रणाली, रसास्वादन विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि, खांडनो विधि, व्याख्यान विधि आदि पद शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है छात्रों को ध्वनि का ज्ञान होना, छात्रों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण का स्वाध्याय कराना, छात्रों को कम से कम शब्दों में भाव प्रकट करने के योग्य बनाना, छात्रों को अभिनय कला में निपुण बनाना। तो छात्रों को अभिनय कला में निपुण बनाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। अगला है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, व्यास विधि। तो व्यास विधि जो है वो कविता शिक्षण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर के विद्यार्थियों को सरल तुकबंद लय युक्त कविताएं पढ़ाई जाती है? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च कक्षाओं के लिए। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सरल तुकबंद लय युक्त कविताएं पढ़ाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को सरल और लय युक्त कविताएं जल्दी याद होती हैं और बच्चे रुचि भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन है लिखित, मौखिक, व्याकरणिक, नियमबद्ध। तो भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक ही है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम बोलकर ही भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में भाषा विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन है 9 से 10 महीने की अवस्था, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बालक प्रथम बार शब्द बोलने का प्रयास 9 से 10 महीने की अवस्था में करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका 9 से 10 महीने की अवस्था। बालक के में भाषा विकास की प्रथम अवस्था यही है। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है वह शब्द का उच्चारण करना सीखता है। बालक में भाषा विकास की अवस्था निम्न प्रकार से विकसित होती है, जैसे प्रथम वर्ष में कुछ शब्दों का उच्चारण करता है, दूसरे वर्ष में औसतन 2 से 272 शब्द का उच्चारण करता है, तीसरे वर्ष में 896 शब्द का लगभग 896 शब्द का उच्चारण करता है, चौथे वर्ष में
लगभग 1540 शब्द का उच्चारण कर लेता है। 5वें वर्ष में 2072 शब्द का उच्चारण कर लेता है। 6ठे वर्ष में लगभग 2572 शब्दों का उच्चारण कर लेता है। इसी तरह उसकी अवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। ये अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है सहजता, अभ्यास, अनुकरण, उपयुक्त सभी। तो कोई भी बालक जन्म से लेकर किशोरावस्था तक आते आते भाषा सीख जाता है। बालक समाज में रहकर सहज रूप से दूसरों का अनुकरण करके अभ्यास के द्वारा बार बार दोहराकर भाषा सीखते रहता है। बालक प्रारंभ में परिवार के दूसरों के उच्चारण को सुनकर स्वयं ठीक वैसा ही उच्चारण करने का प्रयास करता है। अन्यतः 9 से 10 महीने में बालक पहला शब्द बोलता है, उसके बाद वो लगातार सीखता रहता है। बालक के भाषा सीखने के प्रथम 2 वर्ष की अवस्था को सीखने की गति तीव्र होती है। में सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना अधिगम कहलाता है, ज्ञान प्रदान करना अधिगम कहलाता है, ज्ञान प्रदान करने की क्रियाएं ही अधिगम है, शिक्षण विधियां ही अधिगम कहलाती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अधिगम का अर्थ है सीखना। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम है। किसी को ज्ञान प्रदान करना शिक्षण कहलाता है, जैसे शिक्षक द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सूत्र सरल से जटिल की ओर का अर्थ है। ऑप्शन है बालकों को पहले सरल बातें सिखाई जाती हैं, फिर जटिल बातें। बालकों को पहले जटिल बातें सिखाई जाती हैं, फिर सरल बातें। बालकों को पहले प्रत्यक्ष बातें सिखाई जाती हैं, फिर अप्रत्यक्ष बातें सिखाई जाती हैं। बालकों को पहले ज्ञान बातें बताई जाती है, फिर अज्ञात बातें सिखाई जाती हैं। तो भाषाविदों ने शिक्षण कार्य के लिए कुछ सूत्रों का निर्माण किया है। शिक्षक बच्चों को किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाएं कि शिक्षक पूर्णतः सफल हो, इसके लिए शिक्षण सूत्रों को अपनाया जाता है। भाषा शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फिर पूर्ण से अपूर्ण की ओर, फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, फिर विशेष से सामान्य की ओर, फिर आगमन से निगम की ओर, और उसके बाद सबसे अंत में आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। में सही आंसर हो जाएगा आपका। और बालक को पहले सरल बातें सिखाई जाती है, फिर जटिल बातें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा और क्रियाशीलता के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। यह शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। बच्चा स्वयं क्रिया करके जल्दी सीखते हैं। निष्क्रिय रह के कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, इसलिए बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन है बच्चा दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं, किसी कार्य को बार बार करने से वह अस्थायी हो जाता है, बच्चों को किसी कार्य को स्वयं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार छात्र बार बार अभ्यास करके किसी भी वस्तु को अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होगी। ऑप्शन है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी आधुनिक भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले कोठारी आयोग ने सन 1965 से 66 में त्रिभाषा सूत्र रखा। इस सूत्र के अनुसार 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। प्रथम भाषा होगी बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा में आएगी हिंदी भाषा, राज्यों में कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा, तृतीय भाषा हो जाएगी अंग्रेजी भाषा या कोई भी आधुनिक भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जा रही हो। ये अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी और शारीरिक विकास भी।
अगला क्वेश्चन है, छात्रों को भाषा की समझ का विकास करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है व्याकरण का सिद्धांत, व्याकरण का ज्ञान, लेखन शैली सुधार, शुद्ध उच्चारण, गायन शैली में सुधार। तो किसी भी भाषा की समझ के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। व्याकरण से भाषा की प्रकृति एवं नियम सीख पाते हैं। बच्चे व्याकरण से ही भाषा की प्रकृति और उसके नियम को सीख पाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। सी टेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।